गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इससे पहले 9th क्लास में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखे थे, जिनके 8 भेद थे। और क्लास 10th में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य सिंपल सेंटेंसेस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंसेस और मिश्र वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सरल वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें एक ही क्रिया होती है, चाहे कितने भी करता हूँ या एक से अधिक करता हूँ, एक से अधिक विधेय हो, परंतु क्रिया एक ही होती है। जैसे कि मैं बाज़ार गया, उदाहरण के लिए मैं बाज़ार गया, तो इसमें कितनी क्रिया है? सिर्फ एक, गया। तो यह एक सरल वाक्य है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मैं मीना के घर से पुस्तकें लेते हुए बाज़ार जाऊंगा। इसमें विधेय 2 है, मैं मीना के घर से, फिर पुस्तकें लेते हुए। यहाँ पे क्रिया लग रही है कि पुस्तकें लेते हुए, लेकिन लेते हुए ये क्रिया संपन्न नहीं हो रही है। बाज़ार जाऊंगा, यहाँ पे मुख्य क्रिया सिर्फ एक ही है, जाऊंगा, और साथ में इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो 2 वाक्यों को जोड़ता हो। तो चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, लेकिन उसमें यदि समुच्चय बोधक यानी जोड़ने वाले शब्द ना लगे हों और सिर्फ एक ही क्रिया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी रुकी, लक्ष्मी नारायण ने मकान बनवाया। तो रेलगाड़ी रुकी में एक ही क्रिया है, रुकी। लक्ष्मी नारायण ने मकान बनवाया, उसमें भी एक ही क्रिया है, बनवाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सरल वाक्य, जितने भी ऐसे वाक्य जो संयुक्त और मिश्र नहीं हैं, वे सभी सरल वाक्य कहलाएंगे। सरल वाक्य में यदि संयुक्त और मिश्र वाक्य को यदि बदलना है, तो संयुक्त वाक्य से आपको समुच्चय बोधक शब्दों को हटा देना होगा और मुख्य क्रिया को एक ही कर देना होगा। और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलना है, तो उसमें भी आपको आश्रित उपवाक्य और सरल उसमें मुख्य क्रिया को के साथ ऐसा जोड़ना होगा जिसमें कि कंपाउंड जो उसके साइन है, जो मैं आगे बताऊंगी, वो हटा देना होगा। तो सरल वाक्य कौन से होंगे? जिसमें एक मुख्य क्रिया होगी और वह एक सरल वाक्य होगा, उसमें समुच्चय बोधक शब्द नहीं होंगे, सिंपल सेंटेंसेस। अब हम आते हैं, जो आपने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पढ़ा है, तो उसी तरह से आपके मुख्य वाक्य में वो होगा फ्रेज एंड क्लॉज। लेकिन संयुक्त में क्या होगा? संयुक्त वाक्य वे वाक्य होंगे जो समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होंगे। आप जानते हैं कि समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द वे होते हैं जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होंगे जिसमें 2 क्रियाएं समान स्तर के होंगे और लगभग दोनों वाक्य एक दूसरे पे आश्रित भी नहीं होंगे और पूर्ण भी हो सकते हैं। दोनों वाक्य पूर्ण हो सकते हैं और दोनों को एक समुच्चय बोधक शब्द जोड़ता होगा। जैसे कि आप चुप बैठे या यहाँ से चले जाएं। मोहन ने कठिन परिश्रम किया, इसलिए पास हुआ। इन दोनों उदाहरणों को आप देखें तो आप इसको 2 इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वाक्यों में जोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। आप चुप बैठे, इसमें अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि कोई और कुछ जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ और वाक्य अपूर्ण जैसा नहीं लगेगा, वाक्य पूर्ण लगेगा। यहाँ से चले जाएं, यहाँ पे आपको लगेगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ से चले जाएं कह सकते हैं। लेकिन ये भी वाक्य अपने आप में क्या है? सेम स्तर का है, समान स्तर का है। मोहन ने कठिन परिश्रम किया, ये वाक्य आपको पूर्ण लग रहा है।
और पास हुआ, यह इसमें भी एक इंडिपेंडेंट क्रिया है। इसमें हम कह सकते थे मोहन पास हुआ। सिर्फ इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है कि कर्ता जो है वो एक ही है जिसके बारे में कहा गया, लेकिन उसने दो क्रियाएं की हैं, वह या तो चुप बैठे या तो जाए। यहाँ पे भी वो कठिन परिश्रम किया, इसलिए वह पास हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि विशेष क्या है। यहाँ पर आपको समुच्चय बोधक शब्द से ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं, या, इसलिए। इसी तरह के बहुत सारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। आप अपने आप में भी सोचिए, जैसे और, तथा, इसलिए, किंतु, फलतः, अतः, क्योंकि, या, ताकि, परंतु, किंतु। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब ये संयुक्त वाक्य जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं: संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विकल्प दर्शक संयुक्त वाक्य और परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। संयोजक संयुक्त वाक्य वे होंगे जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे दिव्या नाच रही है और पूर्वा गा रही है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों वाक्यों में कनेक्शन हो रहा है। अब विभाजक संयुक्त वाक्य क्या होंगे, जो दोनों का एक दूसरे का क्या एकदम विपरीत अर्थ बताएगा, विपरीत क्रियाएं होंगी। नीलम गा रही है पर रीमा चुप है, यानी कि दोनों क्रियाएं एकदम एक दूसरे से भिन्न हैं। विकल्प दर्शक, इसमें कोई विकल्प दिखाया जाएगा, यानी कि दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप चुप बैठें या यहाँ से चले जाएं, या टाइप का या जैसा विकल्प दिया जाएगा, या, ठीक है। और इसमें पर, परंतु, ऐसा, किंतु, जैसे मैंने मेहनत किया किंतु मैं पास ना हो सकी, यानी मेहनत करने के बाद भी उसका परिणाम विपरीत निकला, तो ये विभाजक हो जाएगा। वह खाना खाई और सो गई, दोनों में कनेक्शन है, तो और यानी कि संयोजक होगा। पर या परंतु, किंतु विभाजक होगा, या ये क्या होगा, विकल्प दर्शक होगा। और परिणाम बोधक, यानी कि परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होंगे जिसमें कि कोई क्रिया किया गया और उसका परिणाम आपको मिला। तो मोहन ने कठिन परिश्रम किया इसलिए पास हुआ, तो ये इसलिए समुच्चय बोधक है और ये बता रहा है कि क्रिया का परिणाम किसी क्रिया के कारण हुआ है, यानी कि परिणाम है वो। तो इस तरह से आपने संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखे। और भी उदाहरण हैं, जैसे सिपाही ने दूध वाला आया और दूध लिया तथा चाय बनी। तो दूध वाला आया एक क्रिया हो गई, और से क्या हुआ, वह दूसरा वाक्य जुड़ गया, दूध लिया तथा चाय बनाई गई। इसी तरह से और भी वाक्य हैं, बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है। ये किस वाक्य में आएगा, परिणाम बोधक में, कि बिजली नहीं है एक वाक्य, दूसरा अंधेरा है, उसको जोड़ रहा है कौन सा शब्द, इसलिए। इसलिए यह क्या होगा, एक संयुक्त वाक्य होगा, और ये परिणाम बोधक शब्द वाक्य होगा, परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य होगा। कार से चलेंगे ताकि समय पर पहुंच जाएं, ये किस वाक्य में जाएगा, ताकि, यह जाएगा आपको परिणाम बोधक में। हम कार से चलेंगे ताकि हम, कारण बताया जा रहा है, परिणाम यह होगा कि हम जल्दी पहुंच सकेंगे, इसलिए यह क्या होगा, एक परिणाम बोधक समुच्चय संयुक्त वाक्य होगा। कार से चलेंगे एक वाक्य हो गया, समय पे पहुंचेंगे वो दूसरा वाक्य हो गया, और उसको जोड़ने वाला कौन सा शब्द हो गया, ताकि। इस तरह से एक और है उदाहरण, गुजरात का भुज नगर पूर्णतः ध्वस्त हो गया क्योंकि भूकंप आया था। ये किसका होगा, ये भी परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ पे कौन सा समुच्चय बोधक जोड़ रहा है, क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ पे और भी उदाहरण आप देखेंगे। उदाहरण देखिए, यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी, यह किसका ये होगा, उदाहरण यह होगा
संयोजक संयुक्त उपवाक्य का, संयुक्त वाक्य का, आकाश में चांद निकल आया और चांदनी से वन नहा गई, और ये भी संयोजक का होगा, संयोजक संयुक्त वाक्य का होगा। अब यहाँ पर एक है, भ्रष्टाचारी जया चुनाव जीत गई किंतु ईमानदार माधुरी हार गई। यहाँ पे आपको विभाजक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, जैसे किंतु लग गया है और दोनों का विपरीत अर्थ निकल रहा है। विमान में खराबी थी, फलतः दुर्घटना हो गई और चालक मर गया। ये कंपाउंड में 3 जगह पर वाक्य संयोजक लगा है। एक तो ये विमान में खराबी थी, फलतः यह परिणाम हो गया, परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। और दुर्घटना हो गई, इसको जोड़ रहा है, और ये हो गया संयोजक समुच्चय बोधक संयोजक संयुक्त वाक्य, चालक मारा गया। ये पूर्णतः 3 वाक्यों को जोड़ने वाला 2 समुच्चय बोधक के साथ एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इस प्रकार से आज आप संयुक्त वाक्य को भी आप समझ गए। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जो सरल नहीं होते हैं और जिसमें समुच्चय बोधक शब्द नहीं आते हैं। 2 उपवाक्य होते हैं और एक मुख्य उपवाक्य पे एक बाकी सारे वाक्य के जितने भी शब्द होते हैं या बाकी जो शेष वाक्य होते हैं वे आश्रित होते हैं, यानी उस पे डिपेंडेंट होते हैं। आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि दादाजी कहा करते थे कि आलोक महान व्यक्ति है। इसको आप 2 भाग में बांटेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो है ये संयोजक शब्द है, लेकिन समुच्चय बोधक है, लेकिन आपने देखा होगा कि संयुक्त वाक्य में आपने की नहीं देखा है, कि आपने समुच्चय बोधक में नहीं देखा है। कहा कि या कहा करते थे कि, ये पूर्णतः मिश्र वाक्य का अंग है। अब इसको आप 2 भाग में बांटिए। दादाजी सदा कहा करते थे, एक वाक्य, और दूसरा हो गया कि आलोक महान व्यक्ति बनेगा, दूसरा उपवाक्य। अब इसमें मुख्य क्रिया कहाँ हो रही है? इस वाक्य में मुख्य क्रिया है दादाजी का कहना, यानी कि मुख्य वाक्य क्या हो जाएगा? दादाजी सदा कहते थे। यही क्रिया यहाँ पे मुख्य हुई है और इस पे आश्रित कौन सा है? कि आलोक महान व्यक्ति बनेगा। यदि आप पहले मुख्य उपवाक्य को हटा दें और दूसरे उपवाक्य को बोलते हैं कि आलोक महान व्यक्ति बनेगा, कि आलोक महान व्यक्ति बनेगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके आगे कुछ ऐसा वाक्य छूट गया है जिसके कारण यह वाक्य अपूर्ण लग रहा है। तो मिश्र वाक्य में ऐसा ही होता है। दोनों वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें लगता है जैसे इसके पीछे कुछ कहा गया होगा या इसके आगे कुछ जरूर कहा गया होगा, नहीं तो यह वाक्य पूर्ण नहीं लगता है। इसीलिए मिश्र वाक्य दो उपवाक्यों में बटे होते हैं, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य वे होते हैं जिस उपवाक्य में मुख्य क्रिया होती है, और आश्रित उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जो मुख्य उपवाक्य पर पूरी तरह से आश्रित होती है। इसके 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। मिश्र उपवाक्य को हम उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझेंगे। मिश्र वाक्य के उदाहरण से हम मिश्र वाक्य को समझेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, सिपाही ने उस व्यक्ति को पीटा जिसने जेब काटी थी। अब इसको आप देखिए,
सिपाही ने उस व्यक्ति को पीटा। सिर्फ ये वाक्य रहेगा तो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके पीछे कोई एक वाक्य जरूर होना चाहिए, नहीं तो यह वाक्य अर्थ नहीं देता है। सिपाही ने उस व्यक्ति को पीटा, तो क्वेश्चन बनता है ना, किस व्यक्ति को पीटा। तो इस तरह से इसमें आपको क्या करना होगा, आपको पीछे जरूर देखना होगा कि इसके पीछे कौन सा ऐसा वाक्य है जिसके कारण यह वाक्य पूर्ण हो जाए। और यदि आश्रित वाक्य को देखते हैं तो वो होता है जिसने जेब काटी थी। तो इसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि यह वाक्य जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसके ज़रूर आगे कुछ ज़रूर होगा, कोई वाक्य होगा। तो यहाँ पर इसी को देखते हैं आप, तब देखेंगे कि सिपाही ने उस व्यक्ति को पीटा, पीटने की क्रिया हो रही है यहाँ पे। वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है, पीटना, इसलिए ये मुख्य उपवाक्य होगा। और ये जो है ये इस वाक्य पे आश्रित है, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। आप देख रहे हैं कि दो वाक्य हैं लेकिन इसके बीच में कोई संयोजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्द नहीं है, यही इसकी विशेषता है। और इसकी एक और विशेषता है, उस और जिसने, इस तरह के शब्दों से यह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उस और जिसने, इसी तरह का वाक्य रहेगा। इसमें विशेष क्या है, एक उपवाक्य मुख्य होता है जिसमें मुख्य क्रिया होती है परंतु वाक्य फिर भी अपूर्ण लगता है। दूसरा है शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। पहचानने का आधार क्या है, आप देखिए, पहचानने के आधार, यह वही मकान है जिसमें बाल मुकुंद का जन्म हुआ था। दो वाक्य हैं, यह वही मकान है और दूसरा जिसमें बाल मुकुंद का जन्म हुआ। अब देखिए मुख्य वाक्य क्या है जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर भी सिपाही के बारे में बताया जा रहा था, सिपाही मुख्य कर्ता था। और यहाँ पर भी बात किसकी कही जा रही है, यह की, इसलिए ये क्या हो गया, मुख्य, जो मुख्य कर्ता होगा उसी का क्रिया मुख्य क्रिया भी होगा। जिसमें मुख्य कर्ता होगा और मुख्य क्रिया होगी वही मुख्य उपवाक्य कहलाएगा। और उसके दूसरा जो होगा वो आश्रित होगा। अब पहचानने का क्या है, ये वही मकान है जिसमें बाल मुकुंद जन्मे थे, तो वही, जिसमें, उस, जिसने। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर बात कर्ता कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। क्रिया क्या है, कहा था। तो मुख्य क्रिया जब जिसमें है और मुख्य कर्ता जिसमें है वही मुख्य उपवाक्य होगा। कोई संयोजक शब्द नहीं है, इसके पास समुच्चय बोधक शब्द नहीं है और की लगा हुआ है। तो ये जो की लगा हुआ है यही हो गया, उदाहरण के लिए, कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, यानी कि ये आश्रित हो गया। यानी कि इसके आगे जरूर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, क्या कहा था, ये अपूर्ण है। कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, ये भी अपूर्ण है। परंतु मुख्य क्रिया यहाँ है इसलिए ये मुख्य उपवाक्य हो गया, और इस पे ये आश्रित है इसलिए ये आश्रित उपवाक्य हो गया। और कहा था कि ये जो है संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। आप जब, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। क्योंकि आज आप प्रैक्टिस कीजिएगा इतने का, तीनों वाक्यों को पहचानने का। फिर मैं बताऊंगी मिश्र वाक्य आश्रित उपवाक्य के प्रकार के बारे में, और तीसरे वीडियो में बताऊंगी कि तीनों वाक्यों को बदला कैसे जाता है। और अब तीसरा उदाहरण देखिए, तो इसमें भी एक है कहा था, ये डिफरेंट टाइप का आपके लिए उदाहरण हो गया, ये एक तरह का उदाहरण हो गया, वही जिसमें। उसके तीसरा है जैसा मैंने कहा वैसा उसने किया, जैसा और वैसा से जुड़ा हुआ है ये, और दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, लेकिन कहने की क्रिया मुख्य है इसलिए ये मुख्य उपवाक्य हो गया और ये आश्रित उपवाक्य हो गया।
तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। आपको मैं क्वेश्चन दूंगी जिसमें आपको ये पहचानना है कि सरल वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है और संयुक्त वाक्य कौन सा है। इसके बाद मैं उदाहरण आपको दूंगी कि आप मुख्य उपवाक्य को पहचानिए और आश्रित उपवाक्य को पहचानिए, क्योंकि आज के वीडियो के लिए इतना जानना आवश्यक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और इसके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस आपको साथ में दे दूँगी।